देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 भारतवर्ष के बेहद ही खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपने आज भारतवर्ष पर मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को सुना, प्रकाश जावड़ेकर के जवाब सुने, कोरोना काल में सरकार की तैयारियों से आप रूबरू हुए, कैसे संकट काल को सरकार ने भुनाया है, सरकार के मंत्रियों ने खुद आपको बताया है। अब वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने का है, ये जानने का है कि क्या एक वायरस ने सियासत को बदला है या नहीं। क्या आने वाले वक्त में अगर चुनाव हुए तो सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों का क्या होगा मूड। बिहार में क्या एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर एक नई बयार बहेगी। इन्हीं सवालों के साथ अपनी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिलवा देती हूँ, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ इस खास पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसके अलावा केसी त्यागी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। हमारे साथ AK वाजपेयी जी मौजूद हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी जुड़ेंगे और उनका पक्ष भी जानेंगे हम। RJD से हमारे साथ वो जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन क्योंकि हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले केसी त्यागी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस पैनल में। और आपसे मेरा सवाल ये कि एक जो तस्वीर पूरे देश ने देखी है और जिस तस्वीर से पूरा देश आहत भी हुआ और कहीं ना कहीं हमें ये हकीकत भी दिखाई दी कि जो देश भर में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में प्रवासी मजदूर रहते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, इससे शायद तमाम सरकारें अनभिज्ञ थी, उनको लेकर कभी गंभीरता से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। लेकिन एक बड़ी समस्या बिहार सरकार को लेकर उठ खड़ी हुई, जब बिहार सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया या उनकी तरफ से ये पक्ष था कि लॉकडाउन सख्ती से लागू हो, मजदूरों को नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब जब आ रहे हैं तो ये आरोप आप पर लग रहा है कि अब आप उसे राजनीति के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप, केसी त्यागी जी? नहीं, मैं तो सुमेरा जी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ संक्रमण काल के इस दौर में किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब देने के लिए। ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, महामारी है और महामंदी है, और इससे कैसे निकलेंगे इस पर पूरी दुनिया और समूचा देश बहस में भी संलग्न है और इंतजामों में भी लगा हुआ है। ये 1918 के बाद का सबसे बड़ी महामारी का दौर है। उस ज़माने में जब आबादी भी कम रही होगी तब भी लगभग 6 लाख लोगों की जानें हिंदुस्तान में गई थी। और 1930 की जो मंदी थी इस महामारी के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कई साल तक ठीक नहीं हो पाई थी। भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, लॉकडाउन था और खाने के लिए लंबी लंबी कतारें लोगों की थी। लिहाजा ऐसे में कोई राजनीतिक सार्थक चर्चा मेरे से हो पाएगी, मैं तो अपने आप को उसके लिए उपयुक्त नहीं मानता। जहाँ तक बिहार के इन माइग्रेंट, बिहार के ही नहीं समूचे देश के, एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए सुमेरा जी ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अकेले बिहार नहीं है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मैं इस बात को मानती हूँ और मेरे मित्र बैठे हैं प्रमोद तिवारी जी। क्योंकि हम बिहार पर डिस्कशन कर रहे हैं इस वजह से मैंने आपसे बिहार का सवाल पूछा। लेकिन ऐसा मैंने कहा भी कि कोई एक प्रदेश नहीं है, कोई एक राज्य नहीं है, हर जगह के मजदूर वापस गए हैं। क्योंकि हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं इस वजह से आपसे मेरा सवाल बिहार से जुड़ा हुआ था। आप अपनी बात पूरी करें। ठीक, आपका ठीक है। मेरे सीनियर मित्र बैठे हुए हैं प्रमोद तिवारी जी। इस समय बुंदेलखंड से, संयुक्त बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश वाला भी यूपी वाला भी, सबसे ज़्यादा पलायन है। और आसाम से है और पश्चिमी बंगाल से है और उड़ीसा से है। तो ये सारे राज्य जो हैं गरीब राज्यों में या पिछड़े राज्यों में शामिल होते हैं। बिहार भी उनमें से एक है। और बंटवारे के बाद जितने भी संसाधन थे सब झारखंड में चले गए। सारी कोल माइंस वहाँ चली गई, सारे विश्वविद्यालय वहाँ चले गए। टाटा नगर से लेके जमशेदपुर से लेकर के धनबाद से लेकर के रांची से लेके कल कारखानों के सारे केंद्र वहाँ चले गए। अतीत की जो बीमारियाँ थी, अतीत का जो शोषण था, अतीत की जो
मुफलिसी थी वो बिहार के हिस्से में आई और तमाम देश में, जैसे पहले किस ज़माने में गिरमिट या विदेश जाते थे, अब समूचे देश में ये सर पे पुटलिया बांध करके फिर वापस आए। ये किसी एक व्यक्ति की, ये किसी एक पार्टी की नहीं, ठीक है, ये पूरे सिस्टम की फेलियर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैसी त्यागी जी, मैं वापस आऊंगी इसी सवाल पर, क्योंकि आपने कई मुद्दे उठाए कि कैसे बहुत से संसाधन दूसरे प्रदेश की तरफ चले गए, जब बंटवारा हुआ बिहार के हाथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि ये तमाम लोग जो वापस आए इन्हें हम रोजगार दे देंगे। लेकिन प्रमोद तिवारी जी का आपने जिक्र किया, प्रमोद तिवारी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रमोद तिवारी जी, राजनीति का क्या ये समय नहीं है? क्योंकि केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी दी जा रही है। देखिए, केसी त्यागी जी बहुत ही अनुभवी और कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। ये हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, इनके पास जो भी जानकारी होती है वो बहुत सही होती है। राजनीति पे अगर वो बात नहीं करना चाह रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर राजनीति पे बात नहीं करना चाहता है तो कोई तो वजह होगी। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या एक है कि कुछ ऐसे कदम हुए जिसने ज़रा भी किसी के हृदय में पीड़ा होगी, थोड़ा होगा तो टूट गया होगा। जो दृश्य देखे हैं देश ने, पैदल चलता हुआ 1200-1400 किलोमीटर की दूरी, वो मज़दूर, 7 महीने 8 महीने की गर्भवती महिला, फिर डिलीवरी करके फिर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई महिला, सूटकेस पे चलता हुआ बच्चा, एक बेटी अपने बाप को हरियाणा से लेके झारखंड पहुंच रही हो, ये सारे बड़े मार्मिक दृश्य हैं, बहुत मार्मिक दृश्य हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छी सी लाइन बोली है त्यागी जी ने, कि कहीं ना कहीं दोषी बहुत लोग हैं, सभी हैं, फेल्योर है सिस्टम का। मैं ये मानता हूँ कि अगर केंद्र सबको विश्वास में लेके, जैसे अब जितने बढ़ाए आपने लॉकडाउन, सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, तो मेरे समझ में ये सवाल अभी तक नहीं आया है। बहुत अच्छे दोस्त सब बैठे हैं, गौरव हैं, वाजपेयी जी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगाने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया? एक चीज़, वो काला धन तो था नहीं कि भाग जाता, लेके लोग चले जाते, बात करनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने बात की, पर हम और त्यागी जी अलग नहीं हट सकते। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 राज्य हैं जिनके सबसे ज़्यादा मजदूर दूसरी जगह जाके नौकरी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित कोई हुआ है तो उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रेन में 9 लोगों की जान चली जाए, 9 लोगों की जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। ट्रेन चले, मुंबई से पहुंच जाए उड़ीसा, उड़ीसा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन उड़ीसा जाए, 3 दिन 4 दिन कॉमन बात हो गई है। घंटे 2 घंटे लेट होना अलग बात है, 30 घंटे 35 घंटे ट्रेनें लेट हो जाएं, तो क्या चाहते हैं आप? पानी है नहीं, खाना दे नहीं सकते आप। तो ऐसे हालात में जो मजदूरों को सितम उठाना पड़ा है, उसके लिए मैं पूरी तरीके से 2 निर्णयों को मानता हूं। एक तो लॉकडाउन, 1 मिनट में मैं खत्म करूं। लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले, ये मेरे विचार हैं, लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले 1 सप्ताह 10 दिन का समय देना चाहिए था। मुख्यमंत्रियों से वार्ता होनी चाहिए थी सभी दलों से, जिससे उस समय मजदूर अगर आ जाते तो बिना संक्रमण के आते। तब तक संक्रमण हुआ नहीं था, लेकिन उस समय आए जब संक्रमण फैल चुका था। आपके मुताबिक दोहरी मार हुई, मजदूर देर में आए, पीड़ा सही और करना चाहिए था, सरप्राइज नहीं देना चाहिए था। सरप्राइज 21 दिन वाला नहीं देना चाहिए। गौरव भाटिया भी इस पर जवाब देंगे, मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन केसी त्यागी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। केसी त्यागी जी, आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया, फिर मैं गौरव भाटिया के पास ये सवाल लेकर जाऊंगी। आप कुछ जवाब देना चाहते थे? प्रमोद तिवारी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और सोनिया जी और राहुल जी भी उसके बड़े नेता हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने 4 बार 4 मौक़ों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे देश के मुख्यमंत्री, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, सलाह मशवरा किया, राय जानी,
लॉकडाउन बढ़े, घटे, चले या ना चले, नंबर 1। नंबर 2, कई अवसरों पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठे, जिसमें सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी, गुलाम नबी आजाद जी जो नेता प्रमोद तिवारी जी, केसी त्यागी जी, प्रमोद तिवारी जी जो शुरुआत में जो पहला दिन जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके पहले की बात कर रहे हैं कि तब चर्चा पहले होनी चाहिए थी और फिर लॉकडाउन होना चाहिए था। वो बाद की चर्चा की बात नहीं कर रहे। सरप्राइज पहला 21 दिन का है, पहला जो फर्स्ट लॉकडाउन तो हुआ डिस्कशन। जी केसी त्यागी जी। नहीं, इस पर बहस हो सकती है, इस पर राय अलग हो सकती है। क्या प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय लेते समय अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को विश्वास में पहले लेते हैं या विपक्षी दलों को? ये तो एक नई परंपरा है जो मेरा और इनका दोनों का लगभग 40-45 साल का अनुभव है। ये सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों को विश्वास में लेकर के ऐसे काम अधिकतर किए जाते हैं। जी हाँ, और प्रमोद तिवारी जी, हमने देखा कैसे जानकारी लोगों को जैसे ही पहुंच रही थी तो कितनी बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर पहुंच गए, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अगर ये पहले से मालूम होता तो फिर तो इस तरह की अव्यवस्था हो जाती, लोग इस तरह से घर के बाहर निकल पड़ते कि बाद में भी जो पैदल चल पड़े थे बिना व्यवस्था के, तो फिर तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो वाली भी तो आप समझिए कंडीशन क्या थी, सरप्राइज एलिमेंट था, इस वजह से जो जहां था वहीं रुक गया। अगर सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता तो शायद और ज्यादा भयावह स्थिति होती। नहीं सुमेरा जी, मैं आपको बताऊं, आपका बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा रहा है, उसने समय दिया 5 दिन का। सिंगापुर बिल्कुल पास में है, उसने दिया 6 दिन का हिस्सा। कोरिया ने दिया, तमाम जहां जहां दिया वहां के अनुभव अच्छे थे। आप मुझे ये बताइए, उस समय 5-6 दिन में सारे संसाधन अगर 1 हफ्ते में लगा के हम मजदूरों को गांव तक पहुंचा देते तो वो ठीक है, या फिर 12-12, 1400 पैदल चलते हुए मजदूर ठीक है? अब का मजदूर सुनिए, एक लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, आधी मिनट। आज का जो मजदूर है वो पीड़ित है, संक्रमण लेके आ रहा है। उस समय अगर मजदूर आया होता तो संक्रमण गौरव भाटिया, उनका क्या कसूर जो गांव में रह रहे हैं, जिनको संक्रमण आज मिल रहा है? जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि और इससे पहले जो सेशन था उसमें तेजस्वी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरे सहयोगी समीर उनसे बात कर रहे थे, और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 2 दिन का सफर 9 दिन में हो रहा है, 40 से ज्यादा ट्रेनें रास्ते भटक गई हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी पूछ रहे हैं कि इसके लिए रेलवे को कौन सा इनाम देना चाहिए? तो मेरा जी TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, 2 वरिष्ठ साथी यहाँ पे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए 2 तरह के राजनीतिक दल हैं इस वक्त देश में। एक हमारी सरकार है जो कि हमेशा सकारात्मक बात करती है, और मैं समझता हूं मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया गया, सही समय पे लिया गया। उसका ये कम से कम लाभ हुआ कि आप किसी भी अगर देश से तुलना करें तो भारत के मामले जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि लॉकडाउन का पालन बिल्कुल सख्ती से किया गया। मैं केवल एक आंकड़ा रखूंगा, पहले विश्व की बात करें। अमेरिका में जिसकी जनसंख्या 1/4 है भारत से, सुमेरा जी, वहां पे आज 17,50,000 मामले हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में 1,58,000 मामले आए हैं और दुखद मौतें हैं करीब 4200-4300। तो इससे साफ हो जाता है कि जो हमारी नीति है, सही समय पे लॉकडाउन, मजबूत एक निर्णय, उसकी वजह से हमने लोगों की जानें बचाई हैं जी। दूसरी बात देखिए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में यह चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार से श्रमिक मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, ये हमें पता है। लेकिन आप देखिए कि कितने अच्छे से भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनें चलाई, और ये चर्चा जब हम कर रहे हैं तो करीब 3300 ट्रेनें, श्रमिक ट्रेन चली, जिसमें करीब 45 से 46 लाख। गौरव भाटिया जी, ये आंकड़े तो हम लगातार दे रहे हैं। जो सवाल है वो प्रमोद तिवारी जी का भी, या इससे पहले तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उसका भी जवाब अगर आप दे दें इसमें। जी बोलिए। मैं बिल्कुल दूंगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा जी। देखिए, आरोप लगाना सुमेरा जी हमेशा बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है।
सकारात्मक बात करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना लोकतंत्र में बड़ा ही मुश्किल होता है। और वही मोदी जी की सरकार, एनडीए ने और भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं या जेडीयू है, नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने किया है। मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने तो 5 प्रदेशों की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस शासित, उसमें भी जिम्मेदारी नहीं ली। महाराष्ट्र में जब उनसे पूछा गया कि वहां पे मामले इतने बढ़ क्यों गए हैं, तो सुमेरा जी उन्होंने क्या कहा कि हम उस स्थिति में नहीं है कि वहां निर्णायक जो डिसीजन है वो ले सके। क्यों नहीं ले सके? 12 मंत्री हैं आपके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है संविधान अनुच्छेद 164। तो राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह देते हैं? और एक आंकड़ा मैं और दे दूंगा, ये बहुत अहम है। देखिए, महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ है, 57,000 केसेस हैं, 1900 लोगों की जान चली गई, बहुत दुखद है। और बिहार में भी 12-13 करोड़ ही जनसंख्या है, और नीतीश जी और बीजेपी की सरकार वहां बेहतर कर रही है। वहां जो अभी पूरे केसेस हैं 3000 हैं, वहां जो दुखद मौत हुई है 15 लोगों की हुई है। क्या आप तुलना कर सकते हैं दोनों की? श्रमिक ट्रेनों का भी जो लाभ उठाया है, एक मिनट सुमेरा जी, मैंने बहुत देर इंतजार किया, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा प्रमोद तिवारी जी। धन्यवाद। देखिए, एक और बड़ी बात है, ये लोग कहते थे श्रमिक ट्रेन चलाइए, श्रमिक ट्रेन चलाइए। जब श्रमिक ट्रेन चली तो सबसे ज्यादा लाभ उसका अगर किसी ने उठाया तो बिहार और उत्तर प्रदेश ने उठाया। क्यों नहीं महाराष्ट्र ने उठाया? पीयूष गोयल जी अभी बता रहे थे 145 ट्रेनों की मांग करी और केवल 13 चली थी 3 बजे से पहले, जबकि 54 से ज्यादा चल जानी चाहिए थी। खाली ट्रेनें आ रही हैं महाराष्ट्र से। ये खुद में दर्शाता है कितने गंभीर हैं वो लोग श्रमिक मजदूरों को लेकर। ठीक है, गौरव भाटिया जी ने कई सवालों के जवाब दिए। वापस कुछ और अगर इससे जुड़े हुए सवाल होंगे तो मैं वापस लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे दृश्य भी हमने देखे, तस्वीरें देखी। कल खास तौर पर एक तस्वीर जो सामने आई वो वाकई हर किसी के दिल को झकझोर देगी कि एक मासूम बच्चा कैसे अपनी माँ के शव पर से चादर हटाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब्दुल बारी से देखिए जी, क्या आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और क्या सिर्फ आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि गौरव भाटिया कह रहे हैं वो तो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, आंकड़े तो यही बता रहे हैं, बाकी प्रदेशों की संख्या में बिहार में बहुत कम है संक्रमण। तो फिर क्या राजनीति के लिए ये तमाम बयानबाजी है? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। अच्छा, ऐसा है सुमेरा जी, आपने मुझको बैठाया है, और जो आदमी सत्ता में आ जाता है तो उसको लगता है कि वो विशेष, मतलब एक तरह से देवता तुल्य है लोग। वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, ऑपोजिशन जो बोलता है वो गलत बोलता है। मतलब अब बिहार के बारे में जो स्थिति है, देखिए बिहार में तो लोग बीमारी से कम मर रहे हैं, रोड पे ज़्यादा मर रहे हैं, भूख से ज़्यादा मर रहे हैं, प्यास से ज़्यादा मर रहे हैं, समझा कि रोड पे जो है हमने देखा। और अगर मुझे शर्म नहीं आती है तो हम तो लगता है कि साहब ईश्वर हो गए। मतलब अभी मैं सुन रहा था एक साथी को, भाटिया जी को, उनको मैं पहले भी सुनता था, जब पहले जिस पार्टी में थे तो उनकी बोली उनकी अलग थी, अभी बोली अलग है। तो ठीक है, अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए, मगर दायित्व इस तरह से नहीं निभाना चाहिए कि साहब भूखे मरने वालों से, पिटाने वाले लोगों से, मतलब पानी पे रहने वाले लोगों से, समझा गया, मतलब सफ़र में ट्रेन में मरने वाले लोगों से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये मुझे बेहद अफसोस है। मतलब अफसोस मुझको क्या करना है? अब्दुल बारी जी, ठीक है, तो आपका ये कहना कि सरकार दर्द नहीं महसूस कर रही है मजदूरों का, और किस तरह से वो भूखे प्यासे आ रहे हैं उसकी व्यवस्था भी नहीं है। मैं ये सवाल लूँगी, हमारे साथ AK वाजपेयी जी भी मौजूद हैं और गौरव भाटिया भी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मेरा भी आपसे एक सवाल साथ में ये सवाल भी ले लेती हूँ। वो ये कि ये कहा गया लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बुलाए, ये लगातार दबाव आपकी तरफ से था कि सरकार बुलाए उन तमाम श्रमिकों को, उन तमाम लोगों को जो बिहार वापस आना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था करे। और बिहार सरकार ये काम नहीं कर रही है, आप लगातार ये कहते भी रहे शुरुआत में, बाद में बिहार सरकार ने इस काम को शुरू किया। लेकिन तेजस्वी यादव जब सोनिया गांधी के साथ
कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर ये लोग सब यहाँ आ जाएंगे तो फिर वहाँ काम कौन करेगा। तो उन्हें किसकी ज़्यादा चिंता है, यहाँ काम कौन करेगा क्योंकि वापस चले गए हैं, या वापस घर पहुँचे इसकी ज़्यादा चिंता है? देखिए, असल क्या है कि अगर जहाँ वो काम कर रहे थे वो अपने मुल्क में ही काम कर रहे थे, और मुल्क में कोई भी हमें संवैधानिक अधिकार है कि साहब कहीं भी अपने देश में जाके काम कर सकते हैं। और जहाँ तक बिहार के मज़दूरों का सवाल है तो लोग समझते हैं कि साहब हम मज़दूरों पे कृपा कर रहे हैं। मज़दूरों पे आप कृपा नहीं कर रहे हैं, मज़दूरों ने आपके देश की और राज्य की जीडीपी में बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब्दुल और बारी जी, बिहार के अब्दुल बारी जी, मजदूरों ने मेरा सीधा सवाल था कि आप ये कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए, बुलाइए, व्यवस्था करिए, वापस आ रहे हैं, तो जब आप सोनिया गांधी के साथ चर्चा करते हैं या बाकी तमाम लोगों के साथ जब चर्चा करते हैं तो तेजस्वी यादव इस बात की चिंता करते हैं कि वो जहां से वापस जा रहे हैं वहां काम कौन करेगा। तो उनको वो वापस बुलवाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो वहीं पर रहें? तो ये अलग अलग बात कैसे है? जब आप प्रदेश में बात कर रहे हैं तो आप अलग तरह की बात कर रहे हैं, और जब आप सोनिया गांधी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर एक मंच पर बात करते हैं तो अलग बात है। अलग बात क्यों है? मुझे रुबाना साहिबा आपने बुलाया जी, और मुझसे जो आप पूछ रही हैं अपने विवेक के हिसाब से मैं उसका उत्तर दूंगा जी, बिल्कुल, और कोशिश करूंगा कि सच्ची बोलूं, समझा कि नहीं। मगर अब जो मजदूर यहाँ क्यों आ रहे हैं, सवाल उठता है, गुजरात से क्यों लोग भाग रहे हैं, पंजाब से क्यों भाग रहे हैं, हरियाणा से क्यों भाग रहे हैं, मध्य प्रदेश से क्यों भाग रहे हैं, महाराष्ट्र और दूसरे जगह से क्यों भाग रहे हैं। मगर अगर वो बड़ा व्यवसायी होता तो वो समझिए एक तरह से इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, मगर हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि दामाद की तरह उसकी खिदमत होती। मगर जो अपना खून पसीना लगा रहा है, मतलब रोड पे सो रहा है, झोपड़ी में रह रहा है और भूखे रह रहा है, लॉकडाउन में कोई पूछने वाला नहीं है, पानी पे जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बिहार आएगा नहीं तो क्या करेगा? ठीक है। ए.के. वाजपेयी जी, बड़ा सवाल ये कि अभी अब्दुल बारी जी भी कह रहे हैं कि सरकार के अंदर इंसानियत नहीं है, लोग मज़दूरों की कोई चिंता नहीं है। यही आरोप कुछ देर पहले तेजस्वी यादव भी लगा कर गए हैं कि इंसानियत मर गई है, हम रसोई चला रहे हैं, आप अपना बैनर लगा लीजिए लेकिन मज़दूरों को खाना तो मिलने दीजिए। नहीं तो ये विपक्ष वाले लोग तो माफ़ करना, राजनीति हम भी नहीं करना चाहते, हमारा भी दिल पीड़ा से भरा हुआ है। इस तरह के जो दृश्य देखे हैं उससे हमारे निशब्द हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग भी गरीब परिवार से आए हैं, हम लोगों ने गरीबी देखी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी भी गरीब परिवार से आए हैं। देखिए, ये बड़ा आसान है कहना कि हर तरीके से केंद्र सरकार फेल हो गई या राज्य सरकार फेल हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम तथ्यों को बारीकी से डिस्कस करेंगे तो ये आपको मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार के पार्ट पे कोई फेलियर नहीं है। जैसे शुरुआत ही कि लॉकडाउन बगैर तैयारी के क्यों लगा दिया? अरे भाई, हेल्थ इमरजेंसी थी, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो उस वक्त हमारे पास क्या उपाय था? कोई बीमारी की दवाई तो महामारी की है नहीं, लॉकडाउन ही एक हमारे पास उपाय था जो हमने बड़े टाइमली किया। ये हम नहीं कहते, ये तथ्य भी कहते हैं, और पूरे विश्व के राज्य इस बात देश जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अब आइए मजदूर साथियों पे, देखिए केंद्र सरकार के दिमाग में ये चीज़ें सारी बाकायदा थी, और इसीलिए केंद्र सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया, और उसके तहत इन्वोक करते हुए बाकायदा राशन की व्यवस्था की, 1,70,000 करोड़ के पैसे की व्यवस्था की, मनरेगा बाद में बढ़ाया गया। लेकिन हुआ क्या कि राज्य सरकारें, चाहे वो बीजेपी की है चाहे किसी और की है, वो प्रॉपर तरीके से राशन की व्यवस्था, मजदूरों के रहने के शेल्टर हाउसेस वगैरह ये चीज़ें नहीं बना पाए, और जिसकी वजह से मजदूर को अगर खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नहीं तो मजदूर क्या करेगा? डर गया मजदूर, और उसको मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। अच्छा, जब ये भागने की नियति आई तो केंद्र सरकार ने इमीडिएट रेलवे चलाने की व्यवस्था भी की,
नहीं, कुछ लेकिन मुख्यमंत्रियों ने बसें भी चलाई वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी, मजदूरों को लाने की ये पहल जो आप की। कह रहे हैं ना, देखिए, एक सेकंड। इमीडिएट रिएक्शन कहाँ हुआ, इमीडिएट कहाँ व्यवस्था हुई? इमीडिएट होती तो ये हम नहीं देखते सड़कों पर लोग कई दिन तक चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश नहीं, कर रहे थे। पहले वही हमने उसमें हमने समय बताया। लगा। वो जो सुनैना जी, रिस्पॉन्स था, क्या हमने वो रीजन क्या वो बताया सही बड़े था? पाक साफ गोई से बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कि साफ गोई से हमने ये बात कही कि अगर राज्य सरकारें प्रॉपर तरीके से इंतजाम कर देती तो मजदूर साथी भागते नहीं या मजदूर साथी पलायन की स्थिति में नहीं आते। इस बात से मैं समझता हूं पैनल में कोई डिनाई नहीं करेगा। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अगर व्यवस्था सही होती तो क्यों जाते। अच्छा, दूसरा एक तथ्य मानिए, अच्छा। जैसे महाराष्ट्र का एक एग्जांपल देते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पे क्या हमेशा अत्याचार नहीं कर सकते? तो क्या ये नहीं कहा जा सकता, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर भारतीय क्योंकि प्रवासी मजदूर ज्यादा थे तो जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार ने उनके रहने का इंतजाम नहीं किया, उनके खाने का इंतजाम नहीं किया। कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि ये मजदूर यहां से जाएं तो हम अपने मराठियों को रोज देखिए, जब डिस्कस करेंगे, जब विचार विमर्श करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल। लेकिन वाजपेयी जी, अब केसी त्यागी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी। केसी त्यागी जी, एक और क्या इस पूरे कोरोना काल में एक और जो सच है वो सामने आ गया या उजागर हुआ कि हर प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के लोगों के लिए चिंतित थी कि हम दूसरे राज्य से अपने लोगों को वापस बुला लें, लेकिन उनके राज्य में जो दूसरे राज्य के लोग रह रहे थे उनके लिए व्यवस्था करने के लिए राजी नहीं थे या उसके लिए तत्पर नहीं थे, आगे नहीं दिखाई दे रहे थे। सुमेरा जी, मैं ये लोग तीन हैं, कम से कम अपने जवाब बहुत तो देने पुराने दीजिए। मित्र जी, मैं प्रमोद जी, मैं अब्दुल आऊंगी बारी आपके पास। आप सिद्दीकी जी, वो एक जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं बिहार छोटी सी, की फिर मैं वापस राजनीति आ के रही हूँ। सबसे शालीन लोगों में माने जाते हैं। जी, उन्होंने जो अपना कष्ट बिहार के मजदूर साथियों का प्रकट किया है, वो कष्ट हम सब लोगों का है। 23 तारीख के बाद जब लॉकडाउन होता है तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और 1 अप्रैल से फसल कटाई का दौर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शुरू होता है। इस बार 20 अप्रैल के बाद कटाई हुई है। तो जो एगोनी है सिस्टम की, वो मैं बहुत संक्षेप में, सुमेरा जी आपका समय कम है, उस लॉकडाउन में वो घर बैठ गया, मकान मालिक किराया मांग रहा है और जो दिहाड़ी मजदूर है डेली वाला, उसके पास अगले दिन के लिए नहीं है। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, वो सड़क पे आ गया। अब 2 तरह की चीजें आई, उसमें मैं जरूर अब्दुल बारी जी को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। कोटा से छात्रों को लाया जाए तो लोगों ने बसें भेज दी और अब बिहार में ये समस्या है कि जो संक्रमित लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी सेकंड राउंड संक्रमण का शुरू हुआ। केसी त्यागी जी, क्या तो यही में राजनीति, केसी त्यागी जी, क्या यही लगातार नीतीश कुमार की भी, सर मैं इसी से जुड़ा हुआ, आपसे जो आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्या यही लगातार नीतीश कुमार की भी कोशिश थी कि बाकी राज्यों से लोग ना आए क्योंकि उससे बिहार में बाकी लोगों में संक्रमण फैल जाएगा, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्हें भी कोशिश करनी पड़ी कि वापस आए मजदूर और उनके खातों में पैसे भेजे जाएं? ये राजनीतिक दबाव में किया क्या? पहले दिन प्रधानमंत्री में और सारे देश के मुख्यमंत्रियों में एक रजाबंदी बनी, जो जहां है वहां रहे। मेरे पैनल के मित्र शायद एग्री करेंगे, जो जहां है वहां रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। और कम से कम हम लोगों ने वो काम नहीं किया जो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया और अपमानित होकर के घर आए। जो लोकमान्य तिलक का जो सेंटर है मुंबई का, बांद्रा का जो स्वाइन का सेंटर है, वहाँ पे लाखों लोग किसने बुला लिए? तो आप मान रहे हैं कि पहले ये सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो गई और फिर राजनीति का इसमें दखल हो गया। लेकिन प्रमोद तिवारी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी जी, केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं और मैं बहुत ही विनम्र, आपने सुना है कि वाजपेयी जी को त्यागी जी सब सही कह रहे हैं। मैं त्यागी जी सब सही कह रहे हैं। सिस्टम को दोष देना चाहता हूं। जी, ठीक है। मुझे प्रमोद तिवारी जी, मुझे सिर्फ प्रतिक्रिया देनी है कि तुलना हो रही थी अमेरिका से, दूसरे देशों से, यूरोप पे, जो भाटिया जी ने कहा, अरे मेरे भाई, जलवायु, अगल बगल का वातावरण देखा जाता है। भारत की तुलना इस समय नेपाल से करिए, बांग्लादेश की स्थिति से करिए, पाकिस्तान से करिए, भूटान से करिए, सबसे बुरी हालत में इस समय भारतवर्ष में कोरोना है। दूसरा, केंद्र की ट्रेनों को लेकर सिर्फ
हमारी आपत्ति बिहार की आपत्ति नहीं है, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र सब बता रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि महाराष्ट्र पे जो बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं बहुत साफ कह दूं आपको, महाराष्ट्र कीमत चुका रहा है ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प का, वहां जो 7,500 लोग आके रुके, गुजरात कीमत चुका रहा है उसकी, आगरा कीमत चुका रहा है, और दिल्ली जहां जहां नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ वहीं सबसे ज्यादा कोरोना है। वो राजस्थान में भी बहुत है, ढंग से किया गया, राजस्थान में भी बहुत है, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, वहां पे कैसे फैला? पर्यटक, मैं बताता हूं आपको, वहां विदेशी पर्यटक जो गए, पूरा एक ग्रुप गया हुआ था, उसी से सबसे ज्यादा फैला है। ये बात तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहते हैं। बात पूरी कर लें प्रमोद जी, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब देंगे जी। बात पूरी करिए प्रमोद। हाँ, 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा मैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये राजनीति का समय नहीं, सुझाव में दे रहा हूं। जो मजदूर पहुंचा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उसे 10,000 रुपये दे दो एक मुश्त, 7,500 रुपये महीना दो, जिससे कि वो अपने घर की रोटी बन सके उसकी। दूसरा, उसे जो बचे हैं इनको कंफर्टेबल ढंग से कौन दे, ये प्रदेश सरकार दे कि राज्य सरकार दे? और मनरेगा में प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को जब तक केंद्र मदद नहीं करेगा, बिहार क्या कर लेगा, उत्तर प्रदेश क्या कर लेंगे जब तक केंद्र सरकार मदद नहीं करेगा, राजस्थान क्या कर लेंगे? कहां है 20 लाख करोड़ का पैकेज? और जो अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी, तो बिहार में तो आप ही की सरकार है मेरे भाई, उन्होंने जो बन सका का किया। जब तक केंद्र से आप मदद नहीं दोगे क्या होगा? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, पैकेज कहां है? अब मैं एक मजदूरों के खाते में पैसे जाने चाहिए। प्रमोद तिवारी जी की बात का भी जवाब दे दूं, बारिश सिद्दीकी जी ने भी जो कहा उसका भी जवाब दे दूं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हमारी तुलना एक विकसित देश से होती है, अमेरिका से, तो आपत्ति दर्ज करते हैं प्रमोद तिवारी जी। वो कहते हैं कि बांग्लादेश से तुलना करिए, इस तरह के देशों से करिए। तो एक आंकड़ा मैं रख दूं, ये आप ही की जानकारी के लिए प्रमोद जी। बांग्लादेश के जो अनुपात है 10 लाख की जनसंख्या में, 223 संक्रमित मामले हैं, और भारत के 106, मतलब आधे से भी कम। इतना बेहतर हम कर रहे हैं, हमारी टेस्टिंग भी ज्यादा है। और भी आंकड़े मैं रख सकता हूं, रखूंगा नहीं, लेकिन केवल ये दिखाने के लिए कि आप लोग गोल पोस्ट बदल देते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने, सुमेरा जी हम सब जानते हैं, 21,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। उसके अलावा 80 करोड़ जो भारतीय हैं उनको राशन पहुंचाने की हमने व्यवस्था करी, और भी कदम उठा रहे हैं। मनरेगा में 40,000 करोड़ का बजट बढ़ाया हमने, और कहा मजदूरों को कष्ट ना हो। मेरे सवाल है, प्रमोद जी आप बताइएगा, 11 लाख करोड़। गौरव भाटिया जी, इसी के साथ गौरव भाटिया जी, इसी के साथ आप प्रश्न पूछें, आप प्रश्न पूछेगा इसके बाद मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप प्रश्न पूछेगा। एक और बात जो उन्होंने उठाई, और वो मैं चाहती हूं आप उसका सीधा जवाब दें, इसको घुमाएं बिल्कुल भी नहीं। रेलवे जिस तरह करने में बिलीव करता हूं कि नहीं, लेकिन आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए आप जवाब इस तरह से देते हैं जो आपको ज्यादा मुफीद, आपके लिए ज्यादा मुफीद होता है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सीधा जवाब दें। रेलवे जिस तरह से ट्रेनें चला रहा है, प्रमोद तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप लगातार लग रहा है कि अव्यवस्था है। क्या अव्यवस्था है? क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था? 2 दिन का सफर 9 दिन में क्यों हो रहा है? ट्रेन बिहार पहुंचने की बजाय अगर उड़ीसा पहुंच जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है सुमेरा जी, तो ये हमारा फिर मूल प्रश्न जो है श्रमिक मजदूरों पे आ गया। मैं एक बात बता दूं, हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, और बेहतर व्यवस्था को हम लोग बना भी रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, जिस तरह से एक रेल मंत्री ने सुनिश्चित किया कि श्रमिक ट्रेन चले, उसमें जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जहां पे खत्म होगा उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। वहां प्रदेश की सरकारें हैं, सर्विस प्रोवाइडर रेलवे है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बांद्रा स्टेशन पे कैसे लोग इकट्ठे हो रहे, खाली ट्रेनें आ रही हैं। तो दूसरे पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा सुमेरा जी। जो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया है टीम इंडिया का, कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक साथ चले। अब मेरे प्रश्न है, ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो 5 कांग्रेस के प्रदेश है उनकी सरकारों का, कितनों का पैकेज दिया, 7,500 और 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में ये लागू हुआ? पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में लागू हुआ? नहीं। दूसरी बड़ी बात, सोनिया गांधी जी ने एक अपील करी थी
जितने श्रमिक मजदूर होंगे उनका खर्चा जो कांग्रेस के प्रदेश के यूनिट है वो उठाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं प्रमोद तिवारी जी को, सारे प्रदेशों में कांग्रेस के स्टेट यूनिट है, आपके और प्रवक्ता तो नहीं बता पाए, आपके पास जानकारी जरूर होगी, बता दीजिए आज पूरे देश को कितना रुपया किस प्रदेश यूनिट ने कांग्रेस के दिया है श्रमिक मजदूरों के लिए। आपसे मेरा यही प्रश्न। चलिए प्रमोद तिवारी जी, सीधा सवाल आप ही से है और बिहार का भी इसी के साथ लगा हुआ जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये बिहार का ही बता दीजिए, बिहार का ही बता दीजिए, क्योंकि बिहार में चुनाव को देखते हुए बयानबाजी तो बहुत हो रही है, हो क्या रहा है धरातल पर? सबसे पहले कैश जो देने की बात है मैं उसी की शुरुआत किए देता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की सरकार है, वहां सबसे पहले दिया गया है। एक तो आपके सवाल का जवाब नंबर 1। कितना दिया गया? दूसरा जवाब जो आपका है ओरिजिनेट आप बताइए। छत्तीसगढ़ कितना रुपया? 7,500 की बात हुई। अब अगर प्रदेश यूनिट सवाल ने जवाब दिया हो ये। तो फिर मैं बोल लूं तो फिर उसके बाद हाँ। जी हाँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। और दूसरी बात जहाँ तक आपकी है कि हम तुलना कर रहे हैं कहाँ कितने जांच हो रही, तो अमेरिका से ज़रा हिंदुस्तान की तुलना कर लीजिएगा, कितने पे कितने की जांच हो रही है। इसको बहुत मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल सीधा है कि भारतवर्ष में अगल बगल अपनी जलवायु अपने वातावरण में हम बहुत बुरी हालत में हैं, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे हम नेपाल। पाकिस्तान से बुरी हालत में हैं क्या आपके भूटान। मुताबिक? हम पाकिस्तान से बुरी हालत में हैं क्या कोरोना इस संक्रमण से निपटने को लेकर? कोरोना में हैं। आधार नहीं बता है। देंगे उसका बांग्लादेश आधार से भी बताइए है। सर, क्योंकि और ये हमारे लिए भी नेपाल से जानकारी भी और होगी। भूटान से 200 भी। हम 262 पाकिस्तान केसेस से हैं कैसे- 10 लाख की ठीक बात है, ले जनसंख्या के लीजिएगा। अनुपात में। ले लीजिएगा। हमारा 106 है। हमारा ले रिकवरी लीजिएगा रेट कि- 42.75% है, आज ही आया है जो ताजा। देखिए रिकवरी रेट तो 97% हो गई है, 97 और 98%। तो फिर हम खराब कैसे हैं वो कोरोना में बताइए। रिकवरी रेट है 97-98%। मैं आपको बता दूं सुमेरा जी, जी बोलिए। जहां तक सवाल दूसरा इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस सरकारों ने क्या किया है या कांग्रेस स्टेट संगठन ने यूनिट, क्या स्टेट किया यूनिट। है। हम बड़े हाँ। गर्व, कांग्रेसी की बात तो होगी ना, स्टेट यूनिट तो कांग्रेस की यूनिट। होगी ना। हर राज्य में जहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो रसोई चली सोनिया जी के नाम पे, जिस तरीके से खाने के पैकेट बांटे गए और लीजिए। कीमत भी चुकाई हमने जब 1,000 बस जब इनके मांगने पर अपने आप नहीं दी, तो आज भी हमारे प्रदेश अच्छा, अध्यक्ष जेल में ये हैं। 1000 जब बस पर- सरकारों में अहंकार आ जाता है। हाँ 1000 बस हाँ, पर एक सवाल मैं वो तो अब्दुल बारी part सिद्दीकी of जी से the- भी पूछूंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तेजस्वी ने भी कहा था कि 2000 बस देंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सारे जवाब दे रहा हूं इनको। जी, अच्छा, चलिए, सिर्फ बोलिए। ये कह रहा हूं कि इस समय विवाद में एक खत्म बात कर रहा पूरी हूं कर लीजिए, सुमेरा बात जी। पूरी कर लीजिए। जी बोलिए। सिर्फ एक चीज कहना है, हाँ प्लीज, मेरा ये कहना है अगर बचाना है, जो मजदूर वहां गया है कि कोरोना से बच जाए तो भूख से बचे, 7,500 रुपए महीना दीजिए, शुरुआती ठीक है। दौर में 10,000 दे दीजिए। ये आपने उसके बताया पहले। बाद जो बचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाइए। ठीक है, ये और आपने तीसरा जो आप MSME को दे रहे हैं उसमें शिक्षक भी जोड़िए और मेहरबानी करके इनको ब्याज मुक्त दीजिए, वरना तो ठीक है। चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगार सर। नौजवान को अगर पैसा नहीं अब्दुल मिला बारी जी, तो एनआरकी ये आएगी। 1000 बसों मैं की कह बात दूंगा, कर रहे थे इस प्रमोद तिवारी जी, सरकार 2000 घोषणाएं अकेले कर रही है, पूरी तरह सिस्टम फेल हो गया है। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि 1000 बसों की बात उन्होंने की, कांग्रेस पार्टी ने तो लाकर खड़ी कर दी थी। 2000 बसों की बात तेजस्वी ने भी की थी, आपकी पार्टी की तरफ से भी की गई, वो व्यवस्था की क्यों नहीं गई? देखिए रुमाना साहिबा, ऐसा सुमेरा, है कि सुमेरा। हमारे कई सुमेरा साहिबा, हम रुबैरा बोल दिया, सॉरी, It's okay. सुमेरा साहिबा। एक्चुअली क्या है कि दुनिया विपदा में है और दुनिया के साथ साथ जो है देश विपदा में है, और देश जब विपदा में है तो हम राजनीति करते हैं। त्यागी जी हैं, दूसरे लोग हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं या भाटिया जी हैं, जितने लोग हैं, मगर हर वक्त हम राजनीति नहीं करते, नंबर 1। अब रहा कि सवाल जो है इस उपलब्धि लेने का और देने का नहीं है, सवाल यह है कि इस विपदा से निपटने का
और जो तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का मुझको लगता है असल ज़रूरत राष्ट्र को अभी ये है। और क्या वो नहीं हो रहा? मैं सुमेरा साहिबा एक सवाल नहीं मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये उपलब्धि हो गई, ये उपलब्धि हो गई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, मगर अब हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता मजदूर है, हमारी प्राथमिकता गरीब है, और हमारी प्राथमिकता इस परिस्थिति में जब एक तरफ कोरोना की मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस से मार खा रहे हैं, जी। दूसरी तरफ जो है मतलब सूरत में, बड़ौदा में, बॉम्बे में, यूपी में, दूसरे जगह बेदर्दी से पीटे जा रहे हैं, इस पे शर्म नहीं आती है किसी को? ठीक है सर, मतलब शर्म आनी चाहिए हमको। महाराष्ट्र पंजाब की बात नहीं कर, हाँ पंजाब में भी जहाँ भी हो भैया, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में तो 4 बार, सूरत में नहीं, मैं राजनीति अब्दुल बारी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो बयान दे रहे हैं वो राजनीति की श्रेणी में नहीं आते क्या? वो राजनीति नहीं है कि कहा गया, मैंने जो आपसे पूछा भी था सवाल कि 2000 बसें हम देंगे इन मजदूरों के लिए जो चलकर आ रहे हैं, तो फिर वो बसें दे क्यों नहीं दी? क्या सिर्फ बयान देने के लिए? देखिए ऐसा है कि सबको भैया सबको राजनीति करते हैं और सब लोग अपने अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं। त्यागी जी भी हैं और हम लोग एक साथ काम किए हैं, मगर हमारी प्राथमिकता कर्पूरी ठाकुर है, हमारी प्राथमिकता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, चलिए हमारी प्राथमिकता। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि फिर राजनीति अगर नहीं करनी है तो फिर बयान उस तरह का नहीं देना चाहिए। लेकिन गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। उससे पहले गौरव भाटिया, मेरा एक सवाल केसी त्यागी जी से, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ संक्षेप में छोटे छोटे जवाब दें। केसी त्यागी जी, ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो श्रमिक हैं ये आ जाएं वापस, हम खुली बाहों से इनका स्वागत करेंगे और इनको काम भी देंगे ताकि वापस ना जाएं। ये एक अनुमान जो अभी तक लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 30 लाख तक आएंगे वापस प्रवासी बिहार में। तो कैसे आप उनको रोजगार देंगे? क्या ये सिर्फ हवाई बात हो रही है? क्योंकि पहले ही जो बिहार में लोग हैं उनको ही कौन सा रोजगार मिल रहा है, वहाँ पर बेरोजगारी का जो दर है वो देश में सर्वाधिक जो दर है प्रदेशों में उनमें से एक बिहार है। तो फिर कैसे आप ये जो 30 लाख लोग और आएंगे इनको मजदूरी देंगे या इनको काम देंगे या इनको सिर्फ मनरेगा के तहत मजदूरी बनाना है? सिद्दीकी साहब नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं। अब जो श्रमिक वहाँ पर जा रहे हैं सब एनरोल किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता वहाँ कारखाने नहीं हैं, हम और ये लड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पर गेहूं और चावल पैदा करके बिहार के लोगों ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। पर ईल्ड के हिसाब से पर एकड़ सबसे ज़्यादा धान और चावल वहाँ पैदा हो रहा है। वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि वहाँ का मजदूर, अब वहाँ पर जो 7 निश्चय हैं बिहार सरकार के, वहाँ तालाब खोदे जा रहे हैं, अभी वहाँ पर बाढ़ आएगी जो हर साल आती है, तो उसके इंतजामात किए जा रहे हैं, सड़क बन रही है, तो काफी लोगों को उसमें खपाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले क्यों नहीं कर लिया? बिहार के गौरव की बात है। अगर ये कर सकते थे और ये सरकार अब कर रही है और जो कह रही है कि हम कर लेंगे, तो ये पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया ताकि बिहार के लोग पहले अपने प्रदेशों में ही रह रहे होते, अपने घर पर ही रह रहे होते, इस तरह से नहीं अलग अलग जगह पर जाकर उन्हें मजबूर होना पड़ता काम करने के लिए। अब वो हम और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बैठ के तय करेंगे। आपको पता है कि वहाँ से पिछले 15-20 सालों में पहले कितना पलायन हुआ था, और उससे भी पहले भी लालू जी के आने से पहले भी इंडस्ट्रियल लॉकडाउन हो चुका था। ठीक है, बड़ी कंपनियां लगभग बिहार राज्य के अंदर की बंद थी। जब आरजेडी का पहले कार्यकाल था तब हुआ था ये बड़ा पलायन, और वो अब वापस आ रहे हैं लोग। देखिए ऐसा है कि जो वास्तविकता है कि बिहार के मजदूर आज से नहीं, हम लोग अंग्रेज़ों के टाइम से कभी बलजोरी ले जाए गए और कभी अवसर के तलाश में गए वो, और बिहार के मजदूर जहाँ गए अपने पुरुषार्थ से अपना मुल्क बनाया। लेकिन अब क्या हालात बदलने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम काम देंगे, वापस नहीं जाएंगे ये जो आ रहे हैं मजदूर।
वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं, आपको उस दावे में दम लग रहा है? देखिए त्यागी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि बिहार के साथ सदा भेदभाव हुआ है। बिहार में न कल कारखाना, न अफसर, न ये। और अगर बिहार के मजदूर जा रहे हैं गुजरात, जा रहे हैं बॉम्बे, दिल्ली, तो इसमें जो उठा रहा है कि भाई बिहार में, अरे गुजराती लोग तो दुनिया में बहुत जगह फैले हुए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, सारे जगह मान रहे हैं ना कि नीतीश कुमार इस बार जो दावा कर रहे हैं उसमें दम है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रखेंगे, लोगों को वापस नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं है ना, जमीन पे होता कुछ देख रहे हैं आप? संक्षेप में सर जवाब दीजिए, समय खत्म हो गया। नहीं, ये बहस गलत है कि साहब हम जा नहीं सकते हैं बॉम्बे में, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम जाएंगे। नहीं, जा तो सकते हैं, लेकिन क्या आप विकल्प देंगे? क्या आप बिहार में विकल्प देंगे? जी गौरव भाटिया, संक्षेप में सर, समय खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए सुमेरा जी, मैं गुजराती लोग कहाँ है ये जरा देख लीजिए, गुजराती लोग। जी गौरव भाटिया, मैं अब्दुल बारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये डंका पीटना की उपलब्धि है मेरी, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी लेने का समय है। और इसीलिए मैंने कहा, जिम्मेदारी से कौन भागा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के लिए, हम सब ने देखा। और आप ही बताइए, सकारात्मक बात पे मैं चर्चा का अंत करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, एक से भले दो हाथ, विपक्ष का हाथ भी गाड़ी को आगे बढ़ाने में बढ़े काम तो हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन ये समय हो या कोरोना काल का समय हो या इसके पहले का समय हो, और इसके बाद भी राजनीति हमेशा रही है, राजनीति रहेगी, राजनीति होती भी रहेगी, और वो हम अभी भी देख रहे हैं। और राजनीति हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव भी होंगे और बहुत जल्द बिहार में चुनाव होंगे, और इस वजह से बिहार में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि वो राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, और उसका एक बड़ा मुद्दा प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, इस खास पैनल का हिस्सा बनने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।